अब पार्ट 3 में हम उसके जीवन के बारे में और उनकी पढ़ाई के बारे में बताएंगे। मनु भंडारी के पिताजी का स्वभाव बहस करना था और उनको अच्छा भी लगता था। और पिताजी कभी कभी जहाँ मनु भंडारी बैठते थे वहीं बैठा करते थे। वो न चाहते हुए भी वो चाहते थे कि उनके साथ बैठे। देश में चारों ओर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी बातों की जानकारी रखे। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जिसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ उनमें उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो उन्हें दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। और क्रांतिकारियों की देशभक्ति, शहीदों को रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना सुझाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके लेखिका फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां उन्होंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। 2 साल बीतते न बीते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और तो फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने उनको बहुत आकृष्ट किया था और सुनीता यानी उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह उनकी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसमें मन को इस कदर बांधा कि उसी जोग में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। वह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य ने ध्वंस भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46 और 47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। यानी उनका प्रमोद था, उनका विश्वास था। मैं भी यानी लेखिका भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया, यानी और भी तेज कर दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा वह यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना उनके लिए जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थर्रा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था राजेंद्र की से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा।
यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना सिखाए। कुछ ऐसे ही काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही लेखिका एक दो बार उनके कोप से बच गई थी, यानी उनके क्रोध से। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि उनकी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, यानी गुस्सा हो गए। यह लड़की और कहा कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। जहाँ जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से से बनाते हुए, यानी गुस्से में आते हुए वहाँ गए और लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो वे पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, यानी सारा गुस्सा निकल जाए तब। लेखिका कहती है कि तब मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चल तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, यानी पिताजी लेखिका को कहते हैं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर सारे नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व के से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। वह गदगद स्वर में, यानी खुश होकर पिताजी ये सब सुनाते रहे और मैं आश्चर्य से देखती रही। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुए और फिर भाषणबाजी हुई। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकनियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, हुक्कड़ मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? ऐसे उनके लेखक ने उनके मन्नू भंडारी के पिताजी को कहा। तो वे आग लगाकर चले गए और पिताजी की सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है, लोग घर आकर थू थू करते चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। तो पिताजी गुस्से हो गए और मन्नू को कहा कि इसको घर से निकलना बंद कर दो। इन सब के बेखबर वो रात होने पर घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। उनको देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैं
राहत की सांस ली, यानी चैन की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, या तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुँहों से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यो धुआंधार बोलते चले जाना ही हमारे मूल में रहा हो। पिताजी इतनी तरह से अंतर विरोधों के बीच जीते थे कि वे एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बातों को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेज बंद करके हम तीनों छात्राओं को का प्रवेश निषेध कर दिया, यानी कॉलेज में आने के लिए मना कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रह कर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा और जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हुई। इस तरह मनु भंडारी ने अपने देश के खातिर बहुत सारी मुश्किलें झेली, अपने परिवारों का गुस्सा झेला, फिर भी वो अडिग रही और अपने स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत सारे सम्मेलनों में जुड़ी और उन्होंने भाषण भी दिए और उन्होंने अपनी आज़ादी की खुशी भी मनाई।